सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। सबसे पहला, भौतिक परिवर्तनों में हमें बताना है भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, कौन सा आंसर सही है। पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। हमने कल रिवाइज भी किया था कि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो किसी भी चीज़ का आकार बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता है, उसका रंग बदलता है, या फिर उसकी गंध बदलती है, उसकी खुशबू बदलती है। तो ये सब एक भौतिक गुण है। भौतिक गुण का मतलब है वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, सूंघ सकते हो, सुन सकते हो, या फिर हाथ लगा के उसे पहचान सकते हो। तो ये होते हैं भौतिक गुण। जैसे आपकी हाइट कितनी है वो आपका एक भौतिक गुण है, आपका वजन कितना है वो आपका एक भौतिक गुण है। ठीक है। तो वो चीज़ें जिनको आदमी महसूस कर सकता है वो भौतिक गुण होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय कौन सा? घी का पिघलना, बिल्कुल सही। क्योंकि एक बार घी पिघल गया तो उसको आप दोबारा से जमा सकते हो। ठीक है। तो घी का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उसके बाद अगला आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को कागज का जलना सही उत्तर है, क्योंकि कोयले को पीसकर आप चूना उसका उसका चूर्ण बनाते हो तो वो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। कोई हमने नई चीज़ नहीं बनाई। कांच की बोतल टूटी तो भी हमने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, कांच वैसा का वैसा रहा। कपड़े फट गए तो भी कोई नई चीज़ नहीं बनी, कपड़ा कपड़ा ही रहा। लेकिन जब कागज जलता है तो कागज जल के कागज खत्म हो जाता है और राख बन जाती है, और राख एक नया पदार्थ है। और हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नए पदार्थ बनते हैं। तो इसीलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गए तीनों सबको? ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। ऐसी घटना के बारे में लिखना है जिसमें दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। आप बता सकते हो कोई उदाहरण? एक बड़ा आसान सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण हम दे सकते हैं। पहले एक आसान उदाहरण हम लेते हैं। आसान उदाहरण है, आप घर में मोमबत्ती जलाते हो ना। तो मोमबत्ती जब जलती है तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और आग निकलती है, रोशनी निकलती है, धुआं निकलता है। ये सबको समझ में आ गया था? ये हमने पढ़ा था तो ये सबको पता है ना कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और जब मोमबत्ती जलती है तो आग निकलती है, धुआं निकलता है, और गर्मी निकलती है। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का आकार भी छोटा होता चला जाता है ना। जैसे जैसे मोमबत्ती जितनी जलेगी मोमबत्ती उतनी छोटी होती चली जाएगी, तो उसका आकार छोटा हो गया। तो वो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक भी है और रासायनिक भी। इसमें रासायनिक परिवर्तन के दौरान रोशनी तथा ऊष्मा निकलती है, एवं भौतिक परिवर्तन के दौरान मोमबत्ती का आकार छोटा होता चला जाता है। इस तरह के परिवर्तन का दूसरा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। अगला क्वेश्चन करें।
आप सब लोग कोशिश किया कीजिए कि जब मैं बोलूं तो आप सुन के लिख लें, ताकि आपको बाद में देख कर ना लिखना पड़े। सुनकर आप लिखेंगे तो आप जल्दी लिख पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे आपको हर परिवर्तन में बताना है वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो एक एक करके आप बताएंगे। चावल का पकना। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, और ये एक तरह का, आप एक चीज देखें कि चावल जब पक रहा है तो चावल से कुछ नया नहीं बन रहा, वो रहता चावल ही है ना। उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, चावल से कुछ और नहीं बना। तो ये एक तरीके का उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले चावल कच्चा था, फिर वो पक गया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। दूध से दही बनना, ये सही है, रासायनिक परिवर्तन है, दही एक नया पदार्थ बन गया है। मोम का पिघलना। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं, क्योंकि जैसे घी पिघलता है वापस उसको जमाया जा सकता है, ऐसे ही मोम पिघलता है और उसको वापस दोबारा जमाया जा सकता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि भोजन जब पचता है तो आपको उससे ऊर्जा मिलती है और बहुत सारी नई नई चीजें मिलती हैं, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जंग लगना, बिल्कुल सही, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जो लोहा है वो आसपास की ऑक्सीजन हवा, और हवा में जो पानी है उसके साथ एक प्रक्रिया करता है जिससे जंग लग जाता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का तो मैंने कई बार उदाहरण दिया है, याद कीजिए क्या होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना खाना बनाते हैं, और पौधे ये जो खाना बना रहे हैं ये एक नया पदार्थ है जो सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बन रहा है, खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। और प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। सब लोग आप कॉपी में लिखते भी रहें, बाद में भूल जाएंगे। आप बुक में लिखते रहें अपनी, बाद में फिर भूल जाएंगे कि कौन से का क्या उत्तर था। दोबारा शुरू से करते हैं। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, आप लिख लीजिए। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है धान से भूसी को अलग करना। ये भौतिक है या रासायनिक, बताइए, ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। हाँ, ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें हम कुछ नया नहीं बना रहे। ठीक है। तो धान से भूसी को अलग करना एक भौतिक परिवर्तन है। आटे से रोटी बनना, नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि वो आटा तो आटा ही रहता है। ठीक है। आपने कुछ नया नहीं बनाया, हालांकि उस आटे से हमने रोटी बना दी, लेकिन वो रोटी है तो तभी भी आटा ही ना। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद बनना, बिल्कुल सही, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पत्तियों से हम खाद बनाते हैं तो पत्तियां हवा के साथ प्रक्रिया करके सड़ती हैं, धीरे धीरे गलने लगती हैं, और फिर उससे खाद बनती है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बिल्कुल सही, भौतिक परिवर्तन। आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। आपको पूरा लिखना है कि कैसे बनते हैं, और चित्र भी बनाना है। तो इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी किताब में पहले से है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। आप अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 97 पर, क्रियाकलाप नंबर 12। ठीक है। क्रियाकलाप
12। क्रियाकलाप नंबर 12 में बताया है कि कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनाने हैं। मैंने आपको क्लास में भी ये अच्छे से समझा दिया था और दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले आपको बीकर में पानी लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। आप इसको गर्म करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे और कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे। तब तक कॉपर सल्फेट डालते रहना है जब तक कि वो घुलना बंद ना हो जाए। एक समय आएगा उसके बाद ये घुलेगा नहीं और नीचे तली में बैठने लग जाएगा। उस टाइम पे आपको घोलना बंद कर देना है और इसको छान कर, इस पानी को छान कर एक बर्तन में रख देना है। और जब आप उसको एक दो दिन बाद देखेंगे तो आपको उसके नीचे रवे बने दिखेंगे। रवे उदाहरण मैंने दिया था, जैसे मिश्री है वो एक तरह का रवा है, चीनी है वो एक तरह का रवा है। तो मिश्री चीनी के जैसे ही इसमें हरे रंग के रवे आपको बने हुए दिखेंगे। ये रवे कॉपर सल्फेट के रवे होंगे। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये क्रियाकलाप नंबर 12 लिखना है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, लिख लेंगे सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? बताइए आप लोग, कोई बताएगा लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। लोहे की अलमारी को हम इसीलिए पेंट करते हैं ताकि जंग ना लगे। इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। पेंट कर देने से लोहे की वस्तु हवा और पानी के संपर्क में नहीं आती। इससे उस वस्तु पर जंग नहीं लगता। इसी कारण हमारे घरों में लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है? किसी को पता है क्यों लगता है? जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही सूखे होते हैं, वहां पे हवा में पानी नहीं होता। और जो समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर हवा में पानी होता है। तो हमने पढ़ा था कि जंग को लगने के लिए हवा और पानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो रेगिस्तानी वाले जगह में अगर पानी नहीं होगा हवा में तो जंग जल्दी नहीं लगेगा। इस और समुद्री जगह में पानी ज़्यादा होगा तो जंग जल्दी लग जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। समझ में आ गया? रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए हवा में आर्द्रता भी कम होती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है। हवा में जल की कमी होने के कारण रेगिस्तानी जगहों पर जंग कम लगता है। वहीं दूसरी ओर समुद्रीय क्षेत्रों में हवा में पानी की मात्रा अधिक होती है और जंग जल्दी लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। हमें अंतर बताना है दोनों के अंदर क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं उत्तर नंबर 7। पहले लिखते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जहाँ किसी पदार्थ एवं वस्तु के आकार,
बनावट में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, गुब्बारे का फुलाना, पानी में नमक मिलाना, कागज को काटना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसके कारण कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, कागज का जलना आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित परिवर्तनों के एक एक उदाहरण दीजिए। हमें इन परिवर्तनों का एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहला है तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? बिल्कुल सही, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनाना, घी का पिघलना, ये सब तीव्र परिवर्तन है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है। दूसरा है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। ऊष्मा शोषी का मतलब था जबकि गर्मी को अंदर खींचा जाता है, वह परिवर्तन। ऊष्मा शोषी का हमने क्या उदाहरण दिया था? ऊष्मा शोषी का उदाहरण हमने दिया था ग्लूकोज खाना। जब ग्लूकोज को हम अपनी जीभ पे रखते हैं तो हमारी जीभ को ठंडा लगता है क्योंकि वह ग्लूकोज गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो ऊष्माशोषी परिवर्तन का उदाहरण है ग्लूकोज खाना। ठीक है। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। ऊष्माक्षेपी वह होता है जब इसमें गर्मी निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का उदाहरण क्या है? इसके तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। कौन कौन से परिवर्तन में गर्मी निकलती है? गर्मी किस में निकलती है? आग किस में निकलती है? गैस सिलेंडर में निकलती है, तो गैस जलती है तो आग निकलती है, गर्मी निकलती है। मोमबत्ती जलती है तो भी गर्मी निकलती है, कागज जलता है तो भी गर्मी निकलती है, कपड़ा जलता है तो भी गर्मी निकलती है, चूने को पानी में मिलाते हैं तो भी गर्मी निकलती है। तो ये सब ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। तो इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, मोमबत्ती का जलना, पानी में चूना मिलाना, ये ऊष्माक्षेपी परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे। जब लोहा वायु तथा जल के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक लाल और भूरे रंग की परत जम जाती है। यह परत लौह ऑक्साइड की होती है और इसे जंग कहते हैं। जंग लगने से लोहा कमजोर हो जाता है। इस कारण हमें लोहे को जंग से बचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्न उपचार किए जाते हैं। पहला, लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे
हवा और पानी के संपर्क में ना आ सके। दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को हवा और पानी के संपर्क से बचाया जा सके। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकृत करना कहा जाता है। गर्ल्स में लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों? स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में रखने से उस पर जंग लगने लगता है, क्योंकि अचार में अधिक मात्रा में अम्ल होता है। इसीलिए स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखा जाता। लिख लिया सबने? तो ये पार्ट सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम अगली क्लास में अपना नया पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है।